हाय लाल फैमिली, कैसे हो आप लोग। मैं बहुत 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 अच्छी और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरी लास्ट वीडियो में तो यार आप लोगों ने कमेंट्स भी किए और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरे बहुत पुराने और प्यारे दोस्त मेरी वीडियो देखते हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो है ये है विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में। जैसे कि आप जानते हो कि विक्टोरिया जो थी वो कि एक इंग्लैंड की रानी थी जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इंडिया आके इंडिया पे बहुत सालों तक राज किया। जब मैं इस विक्टोरिया मेमोरियल में गई ना, तो ये दिल ना कंफ्यूज था, परेशान था, बहुत ज़्यादा चौंका हुआ भी था। मतलब क्या शान थी उस टाइम अंग्रेज़ों की। अभी तक कुछ ऐसा नहीं बना पाए हैं, लेकिन देखो उस ज़माने में भी अंग्रेज़ों ने क्या बना लिया था। बस 2 मिनट इसकी खूबसूरती को निहार लो। देख रहे हो ना, स्किप मत करना क्योंकि आपको पता है ना मेरी कहानी टू बी कंटिन्यूड है। तो मैं डिज़ाइनर कैसे बनी, मैंने बीएससी मेडिकल करने के बाद भी डिज़ाइनिंग कैसे चूज़ की, वो एक कहानी मुझे सुनानी है। लेकिन आप पहले ये खूबसूरत नज़ारे देख ही लो। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी लड़की की जिसको कि कपड़ा, उसमें एम्ब्रॉयडरी, जो भी उस पर वर्क करा रहता है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। और वो लड़की हूँ ऑब्वियसली, आपको पता है मैं। अभी मैं लड़की तो नहीं रही, बट हाँ अभी मैं लेडी बन चुकी हूँ, बिकॉज आई एम अ DIY मॉम, एज यू ऑल नो। अब देखो, जब मैं बच्ची थी ना तो मुझे डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैं अपनी यूनिफॉर्म भी डिज़ाइन करती थी, एज आई टोल्ड यू। और फिर मेरा यही सपना था कि मुझे डिज़ाइनर बनना है। लेकिन पेरेंट्स को हमेशा था कि तुम पढ़ने में अच्छी हो, तुम डॉक्टर या फिर SDM या फिर कुछ भी BDO ये वो कुछ भी, तुम एक ऑफिसर बन जाना। बट नहीं, मेरी ज़िद थी कि मुझे तो डिज़ाइनर ही बनना है। तो आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने अपना जो ड्रीम था उसे परस्यू करने की सोची। अपना डिप्लोमा तो मैंने ग्रेजुएशन के टाइम ही कर लिया था, लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे टाइम मिल गया। आप जानते हो ना, वक्त कितना प्रीशियस है, मिलता ही नहीं है। लेकिन ग्रेजुएशन तक मैं बहुत कोशिश करती रही कि मुझे वक्त मिले, लेकिन नहीं मिली। लेकिन जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई मैंने बीएड ज्वाइन किया। बीएड में मेरे पास काम तो बहुत होता था, बच्चों को पढ़ाना, TP, स्कूल्स, क्लासेस ज्वाइन करना, प्रोजेक्ट बनाना। जो भी बीएड करा होगा ना उनको पता होगा प्रोजेक्ट्स बनाना कितना टफ़ होता है। और ख़ासकर वो जो इतने सारे डमी सैम्पल्स बनाने होते थे, क्लासेस बनानी होती थी, बहुत टफ़ होता है। खैर अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, फिर कभी डिस्कस करेंगे। इस बीच में मुझे 2013 में मौका मिला विंटर क्वीन में आने का। उस टाइम मेरा एक बहुत ही डिप्रेस रिलेशनशिप चल रहा था, इसके बारे में भी आपको कहानी सुनाऊंगी। तो खैर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया विंटर क्वीन जाने के लिए। मैं विंटर क्वीन गई, वहाँ पे मैंने अपनी ड्रेसेस, अपनी डिज़ाइन की हुई ड्रेसेस फ्लॉन्ट की। एंड यू नो व्हाट, आप गैस करोगे, मैंने टॉप 6 तक अपनी जगह बना ली। बट हाँ, मैं जीत नहीं पाई क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता। एज यू ऑल नो, मेरी आवाज़ भी इतनी अच्छी नहीं है और ना ही मुझे बोलना आता है। टॉप 6 तक जगह बनाई और मेरी ड्रेसेस की काफ़ी प्रेज़ हुई, लड़कियां भी पसंद कर रही थी। फिर मुझे लगा यार ये सिर्फ सपना नहीं है, कुछ तो है भाई तेरे में। तो बस आई स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स माई गोल।
और जब मैं शिमला से अपनी ग्रेजुएशन बीएड सब कंप्लीट करके चंडीगढ़ से जॉब करके वापस आई, कुल्लू मेरे हाथ जल गए। वो भी एक अलग स्टोरी है, वो भी मैं सुनाऊंगी अगर आप सुनना चाहते हो। हाथ जल गए, मैं हॉस्पिटल एडमिट हुई, मैं जिम गई क्योंकि मेरे हाथ नहीं चल रहे थे। वो अलग स्टोरी है, वो मैं बताऊंगी आपको फिर किसी वीडियो में। तो जब मैं कुल्लू में फंस गई ना आखिरकार, तो मुझे मौका मिला अपने डिज़ाइनिंग की ड्रीम को आगे बढ़ाने का। अदरवाइज़ मैं तो कहीं और जॉब ज्वाइन करने वाली थी, वो भी एक अलग स्टोरी है, वो भी मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगी। हाँ, बहुत लंबी स्टोरी है, बट इट्स ओके। तो क्या हुआ ना, जब मैं कुल्लू आई मेरे हाथ जल गए और अब मेरे पास करने के लिए कुछ तो था नहीं। 2 मंथ्स तो मैं बेड रेस्ट पे थी। तो फिर 2 मंथ्स ना मैं दिमाग दौड़ाया, क्या करूँ, बोर तो इतनी हो जाती थी। तो ना बस अपने दिमाग में कुछ डिज़ाइंस इमेजिन करती रहती थी। तो बीच में क्या हुआ, जो मेरी छोटी सिस्टर है उसका एक छोटा सा फ्रेंड्स का ग्रुप बना जो कि सिंगर्स थे। वो चाहते थे कि वो कहीं स्टेज पे जाएं और विंटर कार्निवल आने वाला था, लेकिन उन बच्चों के पास ना पैसा नहीं था। मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि यार कैन यू डू समथिंग, तो हमारी हेल्प कर सकती है क्या। एंड आई वाज लाइक येस, क्योंकि मेरे अंदर कीड़ा तो था ही स्टेज पे जाने का। और समहाउ जब ये न्यूज़ आई तो उस कीड़े को ना, उस चिंगारी को हवा मिल गई और आग ही लग गई। एंड आई वाज लाइक यार पैसे कहाँ से जुगाड़ करूँ, बिकॉज तब तक मैं जॉब भी छोड़ चुकी थी एंड आई डिडंट हैव दैट मच मनी। हाँ 15-20 हज़ार थे, बट उससे कुछ नहीं होने वाला था। तो फिर मैं सोचा कि अब क्या करें। तो मैं कुछ वीडियोस देखती थी जिससे कि मुझे आइडिया आया लेट्स रेज सम मनी। तो हमने स्पॉन्सर्स ढूंढने शुरू किए। और स्पॉन्सर्स भी कौन, मेरी फैमिली, मेरे पापा, मामा जी, दूसरे मामा जी, मम्मी, मैं खुद और जितने भी मेरे आसपास के लोग थे ना, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की। एंड आई रेज 78,000 फॉर अ ग्रुप, जिसमें कि मैंने दिल्ली से उनके लिए यूनिफॉर्म्स, टी शर्ट्स, ड्रेसेस, मटेरियल, पता नहीं क्या क्या मंगाया। और वो ग्रुप ने भी मुझे डिच किया। हाँ यस, मेरी ट्रैजिक स्टोरी। तो उस ग्रुप ने भी मुझे डिच किया। और क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम फैशन शो था, मुझे पता नहीं था कि विंटर कार्निवल के क्या क्राइटेरियाज होते हैं। मैं बुरी तरह से हारी क्योंकि मैंने रिसाइकल रीयूज़ थीम रखी थी। लेकिन आज मुझे पता है कि वो ऐसी थीम्स पे जजमेंट नहीं देते, वो सिर्फ हिमाचली थीम पे जजमेंट देते हैं। चलो जो भी हुआ, तो हमारा फैशन शो हार गया। बट हमारे ग्रुप के जिन बच्चों को हमने सपोर्ट किया था, जिनको स्पॉन्सरशिप्स दिलाई थी, उनमें से एक बच्चा वॉइस ऑफ कार्निवल जीत गया। ही वॉन 50,000 या फिर 1 लाख के आसपास जो भी प्राइज़ मनी था, आई थिंक 50,000 था, वो जीत गया। और हमारी पहले ये बात हुई थी कि चाहे जो भी जीते, मैं जीतूँ तुम जीतो, ग्रुप में ये चीज़ डिवाइड होगी। बिकॉज मेहनत तो सब ने की है और जो मैंने पैसा रेज़ किया है, अगर वो स्पॉन्सर्स को थोड़ा बहुत भी वापस जाता तो वो भी खुश रहते ना, आगे के लिए हेल्प करते। बट नहीं, जैसे ही जजमेंट आई, रातों रात वो लड़के बर्फ़ के बीच में, कैन यू बिलीव दिस, बर्फ़ के बीच में वो ट्रॉफ़ी, पैसा सब लेके दे रेन अवे। और एक और लड़का था जो मुझे अभी तक दीदी कहता है और बहन भी मानता है। वो उस आई थिंक वो रनर अप या सेकंड रनर अप आया था मिस्टर पर्सनालिटी में, और उसने 30,000 जीते थे। और वो सीधे ट्रॉफ़ी लेके मेरे पास आया एंड ही वाज लाइक दी ये आपकी वजह से है और ये पकड़ो। एंड आई वाज लाइक नहीं यार, तेरी मेहनत है, छोड़, सिर्फ एक थोड़े ना बांटेगा यार, जितने भी थे सबको बांटना था। बट इट्स ओके, जो भी हो गया। उस दिन ना वो जो मुझे ज़ील जागी ना कि भाई नहीं, तू कर सकती है एंड अपना ग्रुप स्टार्ट कर। दैट डे व्हेन सम छोटे मोटे तुच्चू पुच्चू से छोटे बच्चे किक्ड माई एस, आई ओपन माई आईज एंड आई स्टार्टेड माई फर्स्ट ग्रुप इमैनुअल। अगर आप इमैनुअल के बारे में नहीं जानते हो तो इमैनुअल मेरा फर्स्ट ग्रुप था जो मैंने स्टार्ट किया था। और इसका नाम मैंने इमैनुअल रखा था, जिसका मतलब है आई एम एनिमल। येस, आई एम एनिमल बिकॉज आई एम लॉयल, आई एम क्रेजी। और प्यार करना बहुत ज़्यादा आता था तब। अब तो खैर वो सब फेड अवे हो गया है। अब प्यार प्यूर पता नहीं है भी या नहीं, बट या तो इमैनुअल 3, 4, 5, 6, 7 सालों तक चला। एंड आफ्टर 7 ईयर्स मुझे देखा कि लोग ना उस नाम का थोड़ा मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो डिफरेंट नेम था। जैसे कि हर बिजनेस कैटेगरी कहती है कि आपका नाम ऐसा होना चाहिए जो एक लेमैन को समझ आए, पर मेरा नाम थोड़ा डिफरेंट था, लोगों को नहीं समझ आता था। इवन स्टेज पे लोग ना अनाउंस भी नहीं कर पाते थे। सो फ्रॉम इमैनुअल आई चेंज टू 18th अबिति। 18th अबिति का मतलब है 18वीं ड्रेस।
अब 18th अदिति के नाम से मैं अपना बुटीक रन करती हूँ, अपना ब्रांड रन करती हूँ, अपने ड्रेसेस बनाती हूँ, बट अब मुझे ना इसे भी बदलने का मन कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, आई नो आप लोग बोलोगे कितनी कंफ्यूज बनती, बिकॉज 18th अदिति भी सबको नहीं समझ आता ना। आपको भी समझ आ रहा है क्या 18th अदिति का क्या मतलब है? अभी इसके सामने 18th क्यों है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। और मैंने कितने शोज़ किए, कहाँ कहाँ किए, कैसे कैसे किया, उसके लिए बजट कहाँ से लाया, उसके पीछे भी एक स्टोरी है। ये सब जानने के लिए ना तो आपको मेरी वीडियोस देखते ही रहना पड़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो यार मुझे सपोर्ट कर लो ना, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ दिखा रही हूँ आपको, देखो ये है मेरा प्यारा प्यारा सा बेबी बम। यस, आई एम एक्सपेक्टिंग सेकंड चाइल्ड। और जिनको मैंने नहीं बताया उन्हें मैं बता दूँ, आई एम 5.5 months pregnant and I'm expecting my second baby। और इस टाइम मेरे हार्मोन्स ने किक इन किया हुआ है, छोटी छोटी बातें देख के रोना भी आ रहा है। सो ये हम हैं गंगा जी, जहाँ पे समुद्र सागर से मिलते हैं। इट मेक्स मी इमोशनल, एवरीथिंग मेक्स मी इमोशनल नाउअडेज। आई नो इट्स फनी बट अब जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, जो ये गंगा सागर है ना, ये है वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल जब हम पहुँचे ना तो वहाँ पे हमने गरीबी देखी भाई साहब, बहुत ज़्यादा गरीबी है वहाँ पे। और लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरस रहे हैं और गरीबी की वजह से ना वहाँ पे चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सस्ती है। लेकिन जब गंगा जी में हमने पैर रखा तो ना एक अंतरात्मा में कुछ अचानक सी ठंडक और शांति आई। और ये जो लोग आप जाले लेके इधर उधर घूमते हुए देख रहे हो ना, ये इन जालों में लोगों ने जो यहाँ पे दान या फिर अस्थियाँ विसर्जित की होंगी, उनके साथ जो सिक्के, सोने चांदी के टुकड़े उन्होंने फेंके हो गए ना, ये उसको छान के निकाल रहे थे यहाँ से। और पैरों के नीचे ना कुछ कुछ चुभता भी है यहाँ पे, आई डोंट नो क्या था, बट ये लोग ना यहाँ पे यही काम करते हैं और इससे अपना घर चलाते हैं। कुछ लेडीज़ तो यहाँ पे बाल्टी लेके आपके पास आएंगी और कहेंगी कि मैं आपको नहला दूँ क्या, अपनी श्रद्धा से हमें कुछ भी 100-50 रुपये दे देना। तो लोग इस तरह से अपनी जीवनी यहाँ पे चलाते हैं। और ये जो बच्चा आपको सामने ठंड में भीगा हुआ कांपता हुआ दिख रहा है ना, इसने तो एक आंटी से मार भी खा ली, क्योंकि आंटी शायद बहुत ज़्यादा दुखी थी, वो अस्थि विसर्जन करने आई थी और ये बच्चा ना उनकी पूजा के सामने बार बार कूद रहा था अपना जाला लेके। और उसको ये उम्मीद थी कि ये कुछ पैसा फेंकेंगे और मैं उसे घर लेके जाऊँगा। लेकिन वो लेडी ऑब्वियसली, गंगा जी में कोई भी आएगा तो ज़्यादातर लोग तो दुखी ही रहते हैं, अपने दुखों को बहाने, अपने पापों को बहाने आते। तो आंटी गॉट बहुत ज़्यादा गुस्सा और आंटी ने तो एक थप्पड़ भी लगा दिया था। फिर भी ना ये लड़का, देखो यार, गरीबी और पेट क्या चीज़ है। ये बच्चे यहाँ पे इस तरह से इंतज़ार करते रहते कि लोग कब अपनी पूजा का सामान विसर्जित करें, अस्थियाँ विसर्जित करें और ये यहाँ इस कीचड़ में डिग इन करें। इस तरह से देखो, ये ऐसे डिग करेंगे, फिर उसको पानी में साफ़ करेंगे, पीछे रेत पानी में साफ़ करेंगे और जो भी रेजिड्यू, मतलब जो भी निकलेगा, लाइक सिक्के, सोना चांदी, पैसा, कुछ भी इनके काम की चीज़, उसे ये छांट कर या तो मार्केट में ले जाके बेचेंगे, फिर इनके घर राशन आएगा, घर चलेगा। यही काम है जी वहाँ के लोगों का। ये कर क्या रहे? हाँ, किनारे पे। हाँ, हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ लिए। यहाँ पे ऐसे फ़ोटोग्राफर्स मिल जाएंगे जो फ़ोटोज़ खींचते हैं। आने की तबीयत अभी भी ख़राब है, चलो चलें। एक और बात मैंने आपको नहीं बताई, यहाँ पे आने और जाने के लिए बस एक ही रास्ता है और वो रास्ता भी है बाय सी। समुद्र के थ्रू आपको आना होता है, फेरी में बैठकर ही आते हो और फेरी में बैठकर ही जाते हो, जिसकी वजह से यहाँ पे सैकड़ों लोगों की भीड़ लगती है। मेरे बच्चे, जिस दिन तू पैदा हुआ उस दिन से हमने अपने लिए जीना छोड़ दिया, हमने तेरे लिए जीना शुरू। और ये था जी हमारा कोलकाता टूर। तो हम चल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आई लव यू ऑल, बाय बाय।